स्टूडेंट द पैरल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने के जिनके चांसेस हो सकते हैं, जो आ सकते हैं, वो इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्ट किए हैं। हम क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें मैंने जो कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट्स के पेपर को चेक करते वक्त मुझे मिलती हैं, जो सामने आती हैं, वो मैंने ऑलरेडी इनमें डाल रखी हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि आप वो गलतियाँ ख़ुद से आप पकड़ पाएँ, आप ढूंढ पाएँ, तलाश कर पाएँ। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी तैयारी ठीक हो रही है। और अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो फिर आप लाजमी उन्हें अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, ताकि आप जब लिखें, आप टेस्ट दें, पेपर दें, तो आप उन गलतियों से ख़ुद को बचा पाएँ और आपके कीमती नंबर ज़ाय ना हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास के सवाल को हाउ डज वो पूछना ये चाह रहा है कि हैरी के मुताबिक, ठीक है, किस तरह से कोई शख्स, वन मीन्स कोई शख्स किस तरह से ला सकता है, कैन ब्रिंग मीन्स ला सकता है, मुहैया कर सकता है, मैरीमेंट, मैरीमेंट कहते हैं खुशियाँ, ठीक है, सुकून, राहतें। अब मैरीमेंट के जो स्पेलिंग जो होते हैं वो क्या ये सही लिखा हुआ है, MARRIMENT ऐसे होते हैं, ठीक है। आप एक बार चेक कर लें अपने स्पेलिंग्स, क्या आप ऐसे ही लिखेंगे। स्पेलिंग होते हैं जी मैरीमेंट के MERRIMENT, मैरीमेंट, ये स्पेलिंग ठीक होती हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने ये स्पेलिंग ज़हन नशीन कर लें कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने मैरीमेंट के स्पेलिंग MERRIMENT करना है। अक्सर स्टूडेंट्स पेपर्स में MA लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कैन ब्रिंग मैरीमेंट, ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। कैन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट। अब यहाँ पे ये हार्ट के स्पेलिंग भी गलत हैं। हार्ट हमारे पास बचे दो होते हैं, ठीक है, एक होता है HURT हार्ट और एक होता है हार्ट HEART हार्ट, आपका फेवरेट, ठीक है। हार्ट यहाँ पे वो मुराद ले रहा है दिल, और ये होता है हार्ट, इसका मैंने होता है ज़ख्मी करना। याद रखिएगा, ये वर्ब है आपकी और ये आपका नाउन के तौर पर काम करता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ये वाला हार्ट, दिल वाला, ठीक है। सवाल का मतलब जो है, जो सेंस है वो ये बन रहा है कि हैरी के मुताबिक कोई शख्स किस तरह से बूढ़े थके हुए बेआसरा लोगों के दिलों के लिए राहतें ला सकता है, ठीक है, ये हमारा सवाल है। अब इसका आंसर देखते हैं जी। कहता है ही से। अच्छा देखें, अगर टेंस की बात की जाए तो स्टूडेंट्स बड़े श्योर होते हैं कि जी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आता है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, हमें अच्छी तरह से तैयार है। लेकिन क्या होता है कि जब आप लोग पेपर में लिख रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा जिस टेंस की गलतियाँ आती हैं आप लोगों के पेपर में, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही आती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है कि जब भी आप सेंटेंस में कहीं पर कोई वर्ब यूज़ करो, ठीक है, वर्ब जैसे ही आप कहीं भी सेंटेंस में यूज़ करें तो फ़ौरन से आप चेक कर लें उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या वो सब्जेक्ट के मुताबिक है या नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं पर कोई प्रोनाउन यूज़ करते हो तो लाजमी एक दफ़ा नाउन पे भी नज़र डाल लें कि क्या ये प्रोनाउन जो मैंने यूज़ किया है ये इस नाउन के अकॉर्डिंग सही भी है कि गलत है, ठीक है। ये चीज़ें आप लाजमी चेक कर लिया करें। इसको आप चेक कर लेंगे तो आपके काफ़ी हद तक नंबर बच जाएंगे। तो ही से सबसे पहली गलती तो यहाँ पे ही आ जाएगी, ही से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर उसने टेंस कौन सा यूज़ किया था, उसने टेंस यूज़ किया है जी डज। डज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है अगर आपका सब्जेक्ट जो होता है, आपका सब्जेक्ट अगर आप सिंगुलर यूज़ कर रहे हो तो आपको पता है सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, S या ES का इजाफा करते हैं लाजमी तौर पर, अगर आपका सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव है तो, ठीक है। तो आपने ये चीज़ तो चेक करनी है यहाँ पे कि उसने लिखा है ही से। इस फ्रेज़ में कोई उसने पूछा नहीं है कुछ, ना ही उसने कुछ नेगेटिव वर्ड यूज़ किया है, ही से। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो लाजमी बात है सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर है तो आपको S या ES का इजाफा करना था। अब S या ES का इजाफा
इसमें से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप एस का इजाफा छोड़ दें। फिलहाल आप देख लें कि ई एस का इजाफा कौन सी वर्ब्स के साथ होता है। ऐसी वर्ब्स जिनकी एंडिंग एस, एस एच, सी एच, एक्स एच, ओ, ठीक है, इन ऊपर अगर आपकी वर्ब्स की एंडिंग हो रही है तो आपने फिर ई एस का इजाफा करना होता है वर्ब के साथ। तो यहाँ पे वर्ब की एंडिंग जो हो रही है वो वाई पर हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, ई एस का इजाफा नहीं करूँगा, जस्ट सिर्फ एस का इजाफा कर दूंगा, ही सेज। उसके बाद उसने दैट यूज़ कर दिया, ही सेज दैट, ठीक हो गया। अब दैट के बाद उसने अगेन उसने क्या यूज़ किया है, उसने वन यूज़ किया है। आप याद रखिएगा वन वर्ड जो होता है ना, ये एज एन सब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर, ठीक है। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर हम सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। तो वन यहाँ पे ठीक है, वन के साथ कैन, कैन, ठीक है, वन कैन, ओके, यहाँ तक सही हो गया। अब यहाँ पे आप देखें उसने कैन यूज़ किया है, तो कैन हमारा क्या है, मोडाल है। और याद रखें मोडाल कोई भी आप अगर सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपने जो वर्ब यूज़ करनी है वो पहली यूज़ करनी है। पहली मतलब बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करनी है वर्ब, ना तो उसके साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना होता है, ना ही उस वर्ब से पहले आपने टू को इस्तेमाल करना होता है। तो मोडाल है चूँकि कैन, तो मैंने पहली फॉर्म यूज़ करनी थी बेयर इन्फिनिटिव, मतलब यहाँ पे एस नहीं आएगा, जस्ट ब्रिंग आएगा। ही सेज दैट वन कैन ब्रिंग मैरीमेंट। मैरीमेंट के स्पेलिंग हम चेक कर चुके हैं, आपने क्या करना है, ई को इस्तेमाल करना है। मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड वुमेन हार्ट, ठीक है, हार्ट यहाँ पे सही लिखा है, HEART, हार्ट, विद कंपोज, ठीक है। अब विद कंपोज इस चीज़ को आप समझ लें ज़रा अच्छी तरह से कि यहाँ पे क्या आपका विद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, ठीक है जी। अब देखें आप कि हमने यहाँ पे ये विद और कंपोज को हमने ज़रा ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या विद आना चाहिए या बाय आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है विद और एक होता है बाय, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की जगह पे हम जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। आप याद रखें कि आप विद को तब यूज़ करते हैं जब आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप आगे चल के कोई बॉडी पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट या इंस्ट्रूमेंट को लिख रहे हैं तो आपने क्या यूज़ करना होता है, विद यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आप इनके अलावा आप कुछ और लिख रहे हो तो आप फिर बाय को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, आप देखेंगे क्या है आगे विद के बाद कंपोज। कंपोज ना तो कोई बॉडी पार्ट है ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, वर्ब यूज़ हो रहा है। तो आप याद रखें कि वर्ब जब आपने यूज़ करना है तो वर्ब आप क्या यूज़ करेंगे, बाई के बाद हम ING फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे एक तो ये विद को रिमूव करके यहाँ पे बाई लिखना है, चूँकि यहाँ पे ये ना तो कोई बॉडी पार्ट है ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और बाई आपने यूज़ कर लिया। तो बाई के बाद हम क्या यूज़ करते हैं जी, ING फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप क्या करोगे, कंपोज की जगह पे कंपोजिंग लिख देंगे आप। अब यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये जब कंपोज के साथ ING का इजाफा करेंगे तो ये ई चूँकि साइलेंट है तो ये ई ख़त्म हो जाएगा। आप इसको यूँ लिखेंगे कंपोजिंग, COMPOSING, यानी ई नहीं डालना, ठीक है। तो बाय कंपोजिंग आ सिम्फनी, सिम्फनी कहते हैं धुन को, और इसके स्पेलिंग भी गलत हैं। आपने लिखना है SYMPHONY सिम्फनी, ठीक है। सिम्फनी, बाय कंपोजिंग आ सिम्फनी, पेंटिंग अ पिक। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि अक्सर बच्चे जो होते हैं वो मैसेज वाली इंग्लिश लिख देते हैं पेपर में, तो ये चीज़ आपने नहीं करना। आपने यहाँ पे फॉर्मल राइटिंग करनी होती है, तो आप पिक नहीं यूज़ करेंगे। पिक स्लैंग वर्ड्स आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको लिखना पड़ेगा जी पिक्चर, ठीक है, PICTURE पिक्चर।
पेंटिंग अ पिक्चर, राइटिंग अ बुक। ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं राइटिंग के, जब वो स्पेलिंग लिखते हैं। याद रखें राइटिंग में क्या होता है, सिंगल टी आता है, ठीक है। और आप जब रिटन लिखते हैं तो रिटन में हम डबल टी यूज़ करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। राइटिंग में डबल टी नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। तो राइटिंग अ बुक, डिस्कवरिंग क्या होते हैं, किसी चीज़ को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है लेकिन आंखों के सामने नहीं है, आप उसको अगर ढूंढ लाते हैं तो वो आप डिस्कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, तो आप कोई चीज़ इजाद करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, आप डिस्कवर नहीं यूज़ करते, आप यूज़ करते हैं इन्वेंट, ठीक है, इन्वेंट। और चूँकि बाकी सारे जो हमारे वर्ड्स थे, जो हमारे वर्ब्स हैं, वो क्या हैं, वो आईएनजी फॉर्म में हैं, तो आप इन्वेंट को भी आईएनजी फॉर्म में ही रखेंगे, ठीक है। सेम जो है वो आपने यूज़ करना होता है पैटर्न। अगर एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो बाकी भी आईएनजी फॉर्म में होंगी। और इन्वेंटिंग अ फिलॉसफी, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चंस में जो मुमकिन गलतियाँ थीं जो आप लोग कर सकते थे, वो मैंने सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से ज़हन में रखिएगा और इनसे अपने पेपर को लिखते वक्त बचिएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरे सवाल को अगर देखा जाए तो लिखा है जी, व्हाट इज़ हैरीज फिलॉसफी। हैरी जो करेक्टर था उसकी फ़िलासफ़ी क्या थी। ये छोटा सा सवाल है लेकिन अहम है, तो इसको भी आप देख लें। एक तो इसमें ये यहाँ पे गलती है जिसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कभी भी इस तरह नहीं करते आप कि नाउन आ जाए आपके इंग्लिश के सेंटेंस में और उसके बाद अगेन आप नाउन यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कभी भी दो नाउन इकट्ठे नहीं आते इंग्लिश के सेंटेंस में। हाँ, कंपाउंड नाउन हो तो वो अलग है। कंपाउंड नाउन का मतलब ये होता है कि दो नाउन मिलकर आपके कोई एक नाउन क्रिएट करते हैं, एक नाउन बनाते हैं। अगर उन्हें हम अलग अलग कर दें तो वो उनके मायने चेंज हो जाएंगे। मसलन क्लास और रूम, अगर इनको आप देखें, क्लास ये एक वर्ड है और रूम ये एक दूसरा वर्ड है। इसका एक अलग मैनी है, इसका एक अलग मैनी है, लेकिन अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो जो नया लफ्ज़ बनेगा क्लासरूम, वो क्या है जी, क्लासरूम जो लफ्ज़ है आपका, ये एक लफ्ज़ है, लेकिन ये इसका जो मैनी है वो इससे भी अलग है और इससे भी अलग है। यानी इन दोनों अल्फाज ने मिलकर एक नया लफ्ज़ बनाया है, एक नया मैनी बनाया है, ठीक है। तो वो कंपाउंड नाउन होता है। तो इनके अलावा कभी भी क्या, आप कभी भी कोई दो नाउन इकट्ठे यूज़ नहीं करते। जब भी दो नाउन इकट्ठे यूज़ हों तो समझ जाएं कि आप वहाँ पे गलती कर रहे हैं। या तो उनके दरमियान आप कोई ना कोई कोमा यूज़ करेंगे या फिर आप कोई ना कोई उनके दरमियान कनेक्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। इनके बगैर कभी भी दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। तो हैरी यहाँ पे क्या है, ये भी एक नाउन है, और फिलॉसफी क्या है, ये भी एक नाउन है, और इनके दरमियान ना तो कोई कोमा है और ना ही कोई कनेक्टर। कनेक्टर मीन्स इनको जोड़ने वाला कोई लफ्ज़, जैसे एंड, बट, ठीक है। तो ये दो नाउन इकट्ठे तो आ नहीं सकते। तो अब क्या करना है, अब इनके दरमियान अगर मैं कोमा डालता हूँ तो सेंटेंस का सारा सेंस बदल जाएगा। अगर एंड डाल देता हूँ तो भी सेंस बदल जाता है। तो अब क्या होगा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पोजेशन का सेंस दे रहा है आपको, ठीक है। पोजेशन का सेंस कैसे दे रहा है, वो ये कह रहा है कि ये जो फिलॉसफी है ये इस बंदे की है। तो पोजेशन मलकियत का सेंस आ रहा है। जब इस तरह से जो दो नाउन इकट्ठे हैं तो पोजेशन का जब सेंस देते हैं तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप वहाँ पे या तो मलकियत को आप के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर आप क्या करते हैं, आप एपोस्ट्राफी और एस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप यूज़ करेंगे यहाँ पे तो भी सेंटेंस सही नहीं बनेगा। व्हाट इज़ हैरी ऑफ फिलॉसफी, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, एपोस्ट्राफी और एस को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ देख लें, आप समझ लें कि क्या होता है। हम जो पोजेशन होती है हम दो तरह से बनाते हैं, ऑफ के साथ और एपोस्ट्राफी एस के साथ। ऑफ के साथ आप तब बनाओगे जब पोजेशन पहले आ जाए, ठीक है, पोजेशन पहले आ जाए और उसका जो ओनर है, जो उसको ओन कर रहा है, वो बाद में आए। ऐसा अगर आपका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के लिए आपने ऑफ का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर ओनर पहले आ जाता है
ठीक है, और उसकी जो पोजेशन है, जिसका वो मालिक है, जो उसकी मलकियत है, वो अगर बाद में लिखी होती है तो फिर आपने क्या यूज़ करना होता है जी, फिर आपने उसके लिए आफ नहीं यूज़ करना, बल्कि आपने एपोस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे ये फ़िलासफ़ी मलकियत है, हैरी की फ़िलासफ़ी, तो हैरी मालिक हुआ, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने ये वाला यहाँ पे फॉर्मेट इस्तेमाल करना था, आपने लिखना था हैरीज, और हैरी चूँकि प्रॉपर नाउन है तो इसका एच भी बड़ा डालिएगा, हैरीज, ठीक है, हैरीज फ़िलासफ़ी आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद इसका आंसर है हिज फ़िलासफ़ी शोज़। देखें यहाँ पे शो अगेन वही चीज़ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलती है। आप हमेशा याद रखें, वर्ब यूज़ किया है तो आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले उसका सब्जेक्ट देखना होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है जी हिज फ़िलासफ़ी। अब फ़िलासफ़ी सिंगुलर है तो यहाँ पे शो नहीं आना चाहिए था, आपका सेंटेंस में शोज़ आना चाहिए था, ठीक है। हिज फ़िलासफ़ी शोज़ अ वे टू लिव, ठीक हो गया, अ वे टू लिव। इट्स यहाँ पे ये इट्स नहीं आ सकता, ये भी गलत है। आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज़ द टेक इट ईजी वे। अब आपका सवाल ठीक हो जाएगा। उसके साथ हुआ क्या था, ये हमारा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। What has happened, हैपेंड के स्पेलिंग ही सबसे पहले तो गलत हैं। हैपेंड के स्पेलिंग HAPPENED हैपेंड होता है। यहाँ पे ये वाला ई लाजमी आप डालेंगे, ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं। What has happened to क्ले फादर, अगेन वही गलती है, और ये अक्सर गलतियाँ होती हैं ये इस तरह की, तो इस चीज़ को आप लाजमी ज़हन में रखिएगा। अगेन ये वही गलती है, क्ले फादर नहीं, ये भी नाउन है हमारे पास और ये भी नाउन है, दो नाउन इकट्ठे हैं, इनके दरमियान कोई कोमा नहीं है, कोई इनके दरमियान कनेक्टर नहीं है, तो दो नाउन इकट्ठे नहीं आ सकते। आपको यहाँ पे भी पोजेशन का सेंस बनाना पड़ेगा। तो किसके वालिद के साथ वो पूछ रहा है क्या हुआ, तो क्ले के वालिद के साथ, क्ले के अब्बू के साथ, का, की, के, इस तरह के जो उर्दू में अल्फाज होते हैं वो पोजेशन का मैनी देते हैं। तो क्ले के फादर के साथ तो आपने क्या यूज़ करना था, आपने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी और एस लाजमी यूज़ करना था। What has happened to क्लेज फादर, क्ले के वालिद के साथ क्या हो गया था, उसका आंसर लिखते हैं जी क्ले मदर। फिर देख लें कि ये नाउन है और ये नाउन है, इस तरह की गलतियों से पेपर भरे पड़े होते हैं, तो इन चीज़ को आप समझ लें ध्यान से। क्ले मदर नहीं होगा, क्लेज मदर। क्लेज मदर फाइट्स, और क्ले की मदर जो है वो अकेली हैं, सिंगुलर, ठीक है। क्लेज मदर फाइट्स, किसके साथ फाइट करती है, विद। जिसके साथ फाइट की जाए उससे पहले प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल होगा, ठीक है। विद क्लेज फादर। फार किसके लिए फाइट करती है, फाइट करती है जी किस चीज़ के लिए। देखें फाइट जो लफ्ज़ है ना, फाइट वर्ब जो है आपकी, इसके साथ मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस आती हैं। आप इसके साथ अगर फार यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है आप जो है वार का जो पर्पज़ है वो लिख रहे हो आगे, ठीक है। अगर आप इसके साथ फाइट के साथ फार की बजाय आप क्या यूज़ करते हैं, आप आगे विद यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब आप आगे चल के अपोनेंट लिखेंगे, जिसके साथ जंग लड़ी गई, जिसके साथ लड़ाई की गई, ठीक है। और अगर आप फाइट के बाद आगे चल के अगेंस्ट लिखते हैं तो इसके बाद भी हम आगे चल के क्या करते हैं, अपोनेंट लिखते हैं, जिसके साथ जंग लड़ी गई है, ठीक है। तो क्लेज मदर फाइट्स विद क्लेज फादर। फार मतलब आगे हमने पर्पज़ लिखना है कि वो क्यों उसके अब्बू के साथ क्ले की अम्मी लड़ाई करती थी। क्लेज वो उसकी लड़ाई इस वजह से होती थी, नॉट प्रोवाइडिंग हिज चिल्ड्रन, कि वो अपने जो बच्चे थे उनके वो मुहैया नहीं कर पा रहा था, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे भी याद रखिएगा प्रोवाइडिंग के स्पेलिंग क्या हैं, PROVIDE, प्रोवाइड, और इसके साथ जब हमने ING का इजाफा करना है तो ये जो ई साइलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा, तो प्रोवाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे ये ई नहीं आएगा, प्रोवाइडिंग हिज चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के स्पेलिंग वैसे तो बहुत आम होते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पे चिल्ड्रन के स्पेलिंग्स में भी गलतियाँ कर जाते हैं, तो आपने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। विद द बेसिक, और ये स्पेलिंग सही नहीं है। चिल्ड्रन के स्पेलिंग क्या होते हैं जी, CHILDREN, चिल्ड्रन, ठीक है।
ये स्पेलिंग लिखेंगे आप, चिल्ड्रन विद द बेसिक नीड्स। यहाँ पे विद क्यों आया है? अगर आप विद नहीं डालेंगे तो भी गलती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लफ्ज़ प्रोवाइड जो है इसको एज अ वर्ब जब भी यूज़ करते हैं तो इसके बाद हमें लाजमी क्या यूज़ करना होता है जी, विद का लाजमी हमने इस्तेमाल करना होता है जब ये प्रोवाइड लफ्ज़ एज अ वर्ब हम इस्तेमाल करें। तो उसने क्या किया, उसने प्रोवाइड नहीं किया था, ठीक है, नॉट प्रोवाइडिंग। यहाँ पे ये वर्ब है तो उसके बाद आगे चल के हमें विद का इस्तेमाल लाजमी करना था, विद द बेसिक नीड्स। ठीक हो गया आगे, ठीक है। इसके बाद ही गेट्स ही है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो एस का इजाफा ठीक है। और याद रखिएगा ये गेट जो होती है ये कास्टिव वर्ब इसको हम कहते हैं। और इसके बाद हम आगे अगर दोबारा वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो ही गेट्स टायर नहीं, ही गेट्स टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मीन्स ये थका देने का सेंस दे रहा है। टायर्ड ऑफ दिस सॉर्ट, वो इस तरह की जो ज़िंदगी थी, जो उनकी रूटीन थी, जो उनके मुआशी हालात थे वो काफ़ी डिस्टर्ब थे। तो वो इस ज़िंदगी से जो था वो उसका वो जो वालिद था काफ़ी डिस्टर्ब था। तो ही गेट्स टायर्ड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे ये याद रखें दिस सॉर्ट ऑफ, ये जो होता है दिस सॉर्ट ऑफ। इसके बाद आगे जो आप नाउन इस्तेमाल करते हैं उस नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते, द का इस्तेमाल कभी नहीं होगा। द सॉर्ट ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द टाइप ऑफ, ठीक है। इस तरह की जो फ्रेजेस होती हैं उनके बाद जब आप कोई नाउन जोड़ते हैं तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं होता। तो ये द भी यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। ही लिव्स हिज हाउस एंड वेंट टू सेलिनास टू वर्क। अब यहाँ पे देखें वो अपने घर में रह रहा, वो अपने घर में रहता है और सेलिनास काम के लिए चला गया। सेंटेंस की कोई समझ नहीं आ रही, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे लिव्स नहीं लिखना था, आपको लिखना था छोड़ के वो दूसरे मुल्क में चला गया। ऐसा तो नहीं कि वो घर भी रह रहा है और दूसरे मुल्क में भी रह रहा है, ऐसा कोई सेंस नहीं है। वो ये कह रहा है कि वो अपने घर को छोड़ के सेलिनास चला गया। और छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव, ठीक है, LIVE होता है, इसका मायने होता है रहना, ठीक है, LEAVE। ही लीव्स हिज हाउस, ठीक है। एंड वेंट, अब यहाँ पे ये जो वेंट है एंड है ना, अब ये भी यहाँ पे समझ लें कि एंड किसको जोड़ रहा है। एंड इस तरफ इस वर्ब को जोड़ रहा है और इस तरफ इस वर्ब को जोड़ रहा है, यानी एंड यहाँ पे दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। तो दोनों वर्ब्स जो वर्ब्स हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपने दूसरी फॉर्म यूज़ कर रखी है और यहाँ पे आपने लीव्स पहली फॉर्म यूज़ कर रखी है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको या तो इधर भी पास्ट में टेंस बनाना पड़ेगा या इधर भी प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा। तो मैं डिसाइड करूंगा कि पीछे मेरे सवाल में जो टेंस था वो कौन सा था, मेरे सवाल का टेंस कौन सा था। सवाल में प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब वेंट वाला गलत हो जाएगा, ये लीव्स सही रहेगा। आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, ही लीव्स हिज हाउस एंड गोज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी यस का इजाफा हुआ है तो यहाँ पे भी होगा। क्यों? क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो है वो तो कॉमन है ना, ही, ठीक है। ही जो है वही घर को छोड़ता है और वही सेलिनास जाता है। तो ही चूंकि कॉमन सब्जेक्ट है तो इधर भी ES का इजाफा करेंगे आप और इधर भी ES का इजाफा कर देंगे। वो सेलिनास क्यों गया, वो किधर गया, वो सेलिनास गया। सेलिनास जगह का नाम है तो ठीक है, सेलिनास का S कैपिटल कर दें। टू वर्क, काम करने के लिए। पर्पस जो हम शो करते हैं, किसी भी एक्शन का जो पर्पस शो किया जाता है तो याद रखें एक्शन का पर्पस हमेशा टू प्लस वी फर्स्ट के साथ हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आज के 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ हल किए हैं। उम्मीद है आपको इनमें मुमकिन जो गलतियां हैं आप उन्हें जान चुके होंगे, पहचान चुके होंगे और उन्हें समझ भी चुके होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अपने अगले लेक्चर में इसी प्ले के पार्ट जो क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पार्ट 2 के सूरत में आपके सामने मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।